हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं 2026 वाला बिहार बोर्ड का। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है। तो याद रखनी है, शॉटकी दोष से घनत्व घटता है, फ्रेंकल दोष से घनत्व समान रहता है इंटरस्टिशियल और अशुद्धि दोष से बढ़ता है। ठीक है, घनत्व बढ़ जाएगा इससे। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे असीमित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है। तो देखिए, त्रिताक्ष जो होता है यानी ट्राइक्लिनिक जो होते हैं, ये होता है सबसे असीमित, अनसिमेट्रिकल होता है। इसका रीजन है, इसमें जो एजेस होता है यानी ए बी सी, ये होता है सभी के सभी अनइक्वल होता है, और इसमें जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा, तो ये सभी के सभी अनइक्वल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल अगर पूछा जाए क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है तो वो होता है ट्राइक्लिनिक। कह रहे एक एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या 4 है। ठीक है, तो x के स्थान पे क्या होगा, तो ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि x के स्थान पे क्या होगा। देखिए d जो है ना डेंसिटी को दिखा रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है d बराबर होता है Zm बाई a क्यूब Na। देखिए z जो होता है, z जो दिखाता है, ये दिखाता है नंबर ऑफ एटम को। ये बता दिया है कि नंबर ऑफ एटम कितना है, 4। नंबर ऑफ एटम 4 है, तो यहाँ पे जो है ना, ये जो टोटल ऊपर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m, यानी x के जगह पे आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर 4m, बी वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, जैव अणु के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसंख्या गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। परासरण दाब का उपयोग किया जाता है। बाकी सबसे किया जा सकता है, लेकिन परासरण दाब से ज्यादा किया जाता है, और इसी से ही हम लोग जो है ना जैव अणु को कर सकते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, इससे भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग परासरण दाब से ही करते हैं, ये आसानी से हो जाता है इससे। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अधिक पूछेगा, ठीक है, वो कैसे हम लोग देखेंगे कि भाई कौन कितने में टूटता है, यानी वंस ऑफ फैक्टर आई का मान देख लीजिए किसके लिए कितना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये टूटता है Na+ और OH-, कितने में टूटा, 2 में टूटा, तो इसके लिए आई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 में टूटा। Na2SO4 ये टूटता है Na+, 2Na+ हो जाएगा, SO4 जो है ये हो जाएगा SO4-, ये 2 सोडियम और 1 SO4, यानी कि कितने में टूटा, 3 में। NH4NO3 ये टूटता है, NH4 होता है प्लस और NO3-, ये कितने में टूटा, ये भी टूटा है 2 में। KNO3 ये टूटता है K+ NO3-, ये भी कितने में टूटा है, 2 में। सबसे अधिक कौन सा टूटा है, सोडियम सल्फेट, ये इसी का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में KCl NaCl का वंश ऑफ फैक्टर बताइए। देखिए KCl जो है इसको तोड़िए तो K+Cl-, K+Cl-, कितने में टूटा है, 2 में टूटा है, तो इसके लिए I का जो मान हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 2। दूसरा है NaCl को अगर तोड़ें तो ये टूटता है Na+ और Cl-, कितने में टूटा, 2 में टूटा, तो इसके लिए भी I का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तीसरा है K2SO4, इसको अगर तोड़ें 2K+ और SO4-, देखिए 2K और 1 SO4, यानी 3 में टूटा है तो I का मान हो जाएगा 3, 2 2 3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ठीक है, वो 7वां वाला देखिए, सांद्रता से संबंधित कौन सा इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है। देखिए वाष्प दाब का जो राउल्ट नियम दिया था, वह कहा था वाष्प दाब जो है यानी वेपर प्रेशर समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो यानी कि वाष्प दाब किससे संबंधित रहेगा, मोल अंश से। मोल फ्रैक्शन को मोल अंश कहते हैं हिंदी में। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, ये डायरेक्ट याद रखनी है, 55.5।
निकालनी है तो निकाल सकते हैं। देखिए शुद्ध जल है, आपको ले लेनी है जल कितनी है 1 लीटर, एक ठीक है, वॉल्यूम ले लीजिएगा, वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम ले लीजिएगा 1 लीटर। 1 लीटर पानी में कितना ग्राम पानी होता है, याद रखिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा पानी। देखिए मोल अगर निकालें पानी का, तो मोल ऑफ पानी अगर निकालें तो देखिए 1000 डिवाइडेड बाई एक पानी का वेट होता है 18, तो इसको अगर निकालें तो ये हो जाएगा 55.5 मोल। और मोलेरिटी का आप सूत्र जानते हैं, मोलेरिटी बराबर होता है, ऊपर में मोल रखेंगे, मोल है आपको 55.5 और नीचे में रखते हैं आयतन। आयतन कितना है 1 लीटर है, तो 55.5 बट्टे 1 यानी आ जाएगा 55.5 मोलेरिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा। सेल स्थिरांक की इकाई, देखिए सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेल कांस्टेंट बराबर होता है L बाई ए। L है लेंथ, ए है एरिया। तो देखिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर और एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बचा क्या, सेंटीमीटर पे पावर -1 यानी सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा वाला है, देखिए ऑप्शन डी। 10वां देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। निम्नलिखित में कौन सा शर्त सेल स्वतः परिवर्तिता के लिए सही है। देखिए सेल अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रही है तो क्या होगा, डेल्टा जी जो होता है बराबर होता है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये खराब हो गया थोड़ा। देखिए डेल्टा जी जो होता है ये होता है -NF ई नॉट सेल। देखिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो एक चीज हम लोग देखें कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा। देखिए डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ई नोट क्या होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव रहा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई नोट को क्या होना पड़ेगा, ई नोट को होना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी जाकर के डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव और ई नोट पॉजिटिव यानी ऑप्शन ए हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलम आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,500 कूलम आवेश होता है, इसी को हम लोग कहते हैं 1 फैराडे। ठीक है, इस चीज को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 9.65 इंटू 10⁴ कूलम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, NH3 का अपघटन, यह होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। N2O5 का अपघटन, N2O का अपघटन, यह होता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा या अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, देखिए दर स्थिरांक की यानी कि के की जो इकाई होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n की जगह पे आप डाल दीजिए, देखिए n बराबर है 0 तो डाल दीजिए, तो k का आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर n बराबर है 1 यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो आ जाएगा k बराबर आ जाएगा, देखिए अगर डाल दें यहाँ पे 1 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो गया, बचा सिर्फ सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स और 0 ऑर्डर के लिए हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% खत्म होने में कितना समय लगता है, देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है टी का जो मान होता है ये होता है a - AT बट्टे के। अगर 100% कंप्लीट हो गया तो इसको हम लोग लिख देते हैं T 100% A - AT। AT का जो मान हो जाएगा, अगर कंप्लीट हो गया है तो
वो हो जाएगा 0। तो बचा क्या, ए बट्टे के। 100% के लिए हो जाएगा ए बट्टे के, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो परावस्था के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है? ये कह रहा है इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अंतरापृष्ठ यानी कि विपरीत स्टेट नहीं हो, विपरीत स्टेट ना हो। देखिए क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि सॉलिड पे लिक्विड या गैस चिपक जाते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान नहीं होती है। ठीक है, ये पूछा है किसमें विपरीत नहीं हो। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान हो। तो यही वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है? उच्च दाब, डेल्टा एच, उच्च तापमान। देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि किसी मेटल पे या किसी सरफेस पे कोई दूसरे पार्टिकल आके चिपकते हैं। अगर ये सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो दूसरा पार्टिकल जल्दी नहीं चिपकेगा। तो अनुकूल स्थिति कौन सी नहीं है, उच्च तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो दूध पायस होता है, सही है। पनीर जेल होता है, धुंध एरोसोल होता है, कोहरा ठोस सॉल होता है, ये सही नहीं है। और यही सही नहीं पूछ रहा था तो यही वाला हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसमें दोनों परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपित माध्यम तरल हो यानी कि द्रव हो? तो वो होता है पायस। दो अलग अलग धातु के परमाणु वाला अयस्क कौन सा है? देखिए हीमेटाइट होता है Fe2O3, इसमें एक ही धातु है, आयरन है। मिलेकाइट होता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक, इसमें भी एक ही धातु है। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, इसमें भी एक ही धातु। पायस जो होता है CuFeS2 होता है, इसमें देखिए दो धातु है, कॉपर है और आयरन है। तो ये दो धातु वाला ये अयस्क है। उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वेन आर्कल मेथड, ये याद रखनी होगी आपको। निम्नलिखित में से किस धातु की कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कार्बन द्वारा हम लोग रिडक्शन नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निछालन द्वारा होता है? तो रासायनिक निछालन द्वारा एक होता है सिल्वर, एक होता है गोल्ड। तो अर्जेंटाइट जो होता है ये होता है सिल्वर का अयस्क, तो इसको हम लोग करते हैं रासायनिक निछालन द्वारा। परगलन का उद्देश्य होता है अपचयित करना, रिडक्शन करना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व में पी पाई डी पाई बंधन शामिल हो सकते हैं? कार्बन में देखिए उसमें डी नहीं होता है, तो इसमें तो कार्बन का अगर देखें तो उसका होता है परमाणु संख्या 6, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। इसमें डी आ ही नहीं रहा, तो ये डी बंधन तो बना ही नहीं सकता। नाइट्रोजन नहीं बना सकता, फास्फोरस बना सकता है, तो यही वाला हो जाएगा। बोरोन ये भी नहीं बना सकता। H3PO2 की क्षारता है, तो देखिए H3PO2 का अगर संरचना देखें तो P H3PO2, देखिए इसकी क्षारता यानी OH कितनी है, 1 है, तो क्षारता हो जाएगी 1। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है? सबसे अधिक क्षारीय है NH3। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? आयोडीन। आयोडीन का उपयोग करते हैं स्टार्च की खोज के लिए भी, पता करने के लिए भी। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है? 4। नाइट्रोजन अधिकतम 4 बंधन बना सकता है, नॉर्मली 3 बनाता है, अधिकतम 4 बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेंथेनाइट के लिए सामान्य है? +3। लेंथेनाइट एक्टिनाइट के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। आयरन +3 आयन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? देखिए आयरन का जो होता है, आयरन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 26 होता है। तो आर्गन 4s2 3d
6। देखिए आयरन हमको निकालना नहीं था, हम लोग को निकालना है आयरन प्लस 3 का। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर 3 निकल चुका है तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पहले बाहरी कक्षा से निकलता है, यानी कि 4s से पहले निकलेगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d हो जाएगा, यहाँ से 2 निकला, 1 निकलेगा d वाले से 5। डी में जो है ना टोटल आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, है यहाँ पे 5, तो पांचों का पांचों होगा अयुग्मित, अनपेयर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये हेलोजन होता है, ये संक्रमण तत्व से संबंधित नहीं है। 35 KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है? MnO2। MnO2 को रिएक्शन करा करके KMnO4 हम लोग प्राप्त करते हैं। जटिल यौगिक, इसका आईपीएसी नाम क्या है? देखिए इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? पहले हम लोग लिखते हैं लिगेंड का नाम, तो लिगेंड देखिए एक है अमीन, एक है क्लोरीन, तो हम लोग पहले अमीन का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई अमीन, उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोराइडो भी लिखते हैं, क्लोराइडो, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देंगे, और लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड। देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन अगर निकालें तो कैसे निकाल लेंगे? कोबाल्ट को मान लेंगे X, अमोनिया होता है ये न्यूट्रल होता है, क्लोरीन का होता है -1, एक क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन बाहर, यानी कि 3 हो जाएगा, -3, और टोटल यौगिक में कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0, तो X बराबर हो जाएगा, इधर -3 इधर आएगा +3, यानी कि +3। इसको ऐसे रोमन नंबर में लिखना है। देखिए टेट्राअमीन क्लोराइडो कोबाल 3 क्लोराइड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 अमीन है तो इसको जो है ना ट्राई अमीन नहीं पेंटा अमीन कह देंगे। देखने में दिक्कत हो गया, तो पेंटा अमीन है, पेंटा अमीन क्लोराइड। अब ये ऑक्सीडेशन भी इसका गलत हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन को भी हम लोगों को सही करना होगा, ठीक। देखिए तो ऑक्सीडेशन सही है, अमीन तो 5 है तो उसका 0 ही होगा, क्लोरीन का -3 है तो -3 बराबर 0, और सही था, ऑक्सीडेशन तो सही है, +3 कोबाल 3 क्लोराइड। देखिए पेंटाअमीन क्लोराइडो कोबाल 3 क्लोराइड, ऑप्शन ए ही सही है। निम्नलिखित में कौन सा सॉल्वेट अच्छा सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म को दिखाता है? देखिए जिसमें पानी होता है वो दिखाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 देखिए निम्नलिखित में कौन सा हेलोइरीन है? हेलोइरीन यानी बेंजीन से अगर हैलाइड जुड़ा रहे, बेंजीन से अगर हैलाइड जुड़ा रहता है इसको हम लोग कहते हैं हेलोइरीन। तो देखिए किस वाले बेंजीन से हैलाइड जुड़ा है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होगा? तो SN2 अभिक्रिया जो होती है इसकी रिएक्टिविटी, SN2 की रिएक्टिविटी, SN2 की रिएक्टिविटी समानुपाती हो व्युत्क्रमानुपाती होती है भीड़ के या स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस से देखिए किसमें सबसे कम है, उसकी रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगी, यानी भीड़, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखिए मिथाइल ब्रोमाइड इसमें सबसे कम भीड़ है, इधर ऑप्शन क्या था? 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ये सब में भीड़ ज्यादा, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये सब की भीड़ ज्यादा है, जबकि मिथाइल ब्रोमाइड सबसे आसान। अल्कोहल अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? अल्कोहल देखिए ROH है, इसको हम लोग बदलना है RX में। क्या इस HCl जिंक क्लोराइड ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, HCl ले लेंगे तो OH हट करके Cl लग जाएगा, SOCl2 OH हटाएगा Cl लगा देगा, PCl5 OH हटाएगा Cl लगा देगा, लेकिन क्लोरीन को नहीं ले सकते, तो जो नहीं ले सकते वही पूछा है। एनंशियोमर कैसे भिन्न होता है? एनंशियोमर में ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण के लिए संबंधित होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ये वाला विलियमसन का संश्लेषण ईथर बनाने के लिए ही संबंधित होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है? देखिए, और वो भी अगर डबल बंधन है, जैसे अगर कहीं पे डबल बंधन है और ये एल्डिहाइड है, इसको हमको बदलना है, डबल बॉन्ड ना टूटे, लेकिन ये बदल जाए अल्कोहल में। तो कौन ये ऐसा कर सकता है? तो देखिए, K2Cr2 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन कर देगा, डबल बॉन्ड भी तोड़ सकता है। KMnO4 यहाँ भी ऑक्सीडेशन कर देगा। CrO3 ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये देखिए 43 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है बिना CC डबल बॉन्ड द्विबंधन को प्रभावित किए? कौन सा कर सकता है? CrO3। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है जब फेनॉल CaCl3 और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है? देखिए, फेनॉल है, फेनॉल ये होता है, वो ऐसे लगा फेनॉल। इसको अगर रिएक्शन करा दिया आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस KOH या NaOH, ठीक है, NaOH ही दिया हुआ है तो NaOH ले लेते हैं, तो ये बनाता है सेलिसल डीहाइड। ये सूत्र होता है सेलिसल डीहाइड का, CHO, इसको कहते हैं सेलिसल डीहाइड। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया, अच्छा, इसी रिएक्शन में, ये दो रिएक्शन, इसमें क्लोरोफॉर्म तो लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसमें होता है CCl2, CCl2 ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेम रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CCl2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है? एसीटोन, देखिए एसीटोन क्या होता है? देखिए CH3COCH3 यह हुआ एसीटोन, और बेंजल्डिहाइड क्या होता है? PHCHO, बेंजीन में अल्डिहाइड लगा रहे हैं। देखिए, फेहलिंग सोल्यूशन जो होता है, फेहलिंग सोल्यूशन ये रिएक्शन करता है एलिफेटिक अल्डिहाइड से, सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड से ही रिएक्शन करता है। देखिए, ये अल्डिहाइड तो है, लेकिन ये एलिफेटिक नहीं, बेंजीन के साथ है, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कीटोन के साथ तो करता नहीं है, तो दोनों में से किसी के साथ भी ना करें, ये है फेहलिंग का सोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? इथेनॉल ये दे देगा, इथेनॉल ये भी दे देगा, पेंटेन 2 ओन ये भी दे देगा, पेंटेन 3 ओन ये नहीं देता है, तो ऑप्शन हम लोगों का डी वाला सही हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? देखिए, CF3COO ये सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसका देखिए रीजन अगर देखेंगे कैसे ये सबसे अधिक अम्लीय है, तो इसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए, कार्बन है COOH, अगर यहाँ H प्लस दे दिया तो ये माइनस होगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण ये सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H प्लस देने के बाद ये स्ट्रॉन्ग, H प्लस आसानी से दे सकता है क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है H प्लस देने के बाद, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। निम्नलिखित में किसका pKa का मान सबसे कम है? देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के, जिसका pKa का मान हो जाएगा कम, वो ज्यादा बढ़िया एसिड। तो देखिए, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और भी एसिड है, तो सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? फॉर्मिक एसिड की। तो
अगर जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी अधिक, उसका pKa का मान हो जाएगा कम, तो आपसे कम ही पूछा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह को CH2 में बदल देता है? देखिए, कार्बोनिल समूह होता है CO, कार्बोनिल समूह है, इसको रिएक्शन कराए और ये बदल दिया CH2 में। कौन सी रिएजेंट हो जाएगी? जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, ये हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन निकल के साथ अगर कराएंगे तो ये इसको अल्कोहल में बदल देगा, एक ही बॉन्ड को तोड़ता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा। जब हाइड्राजिन हाइड्राजिन बेसिक मीडियम में CH2 में बदल देगा, लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम दिया है तो ये नहीं बदल पाएगा। देखिए 51 है, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक अमीन है? टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, एन इथाइल एन मिथाइल मीथेन अमीन, या ट्राई मिथाइल अमीन, एन डाइमिथाइल अमीन। देखिए, प्राइमरी अमीन होता है यानी कि NH2 से एक कार्बन जुड़ा रहे, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा रहे, ये होता है प्राइमरी अमीन। ठीक है, अगर इसको ऐसे बना दिए तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। देखिए, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा है? सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि प्राथमिक अमीन यही बोला है पहला, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। एन मिथाइल मीथेन अमीन, ये हो जाता है 2 डिग्री अमीन। ट्राई मिथाइल 3 मरतबा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। और एन डाइमिथाइल इथेन अमीन, ये भी हो जाता है 3 डिग्री अमीन। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्षार है? देखिए, आपको जो वैसे मीडियम दिया रहता है, यहाँ पे मीडियम नहीं दिया हुआ है। अगर जो है ना कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है तो सबसे प्रबल हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इसकी डिग्री अधिक है तो ये प्रबल क्षार हो जाएगा। लेकिन अगर जो है ना दे दे कि भाई ये जो है ना अक्वस मीडियम है, तो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पे दिया नहीं है तो ये बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है? एक प्राथमिक अमीन जिसमें एक कार्बन कम होता है, एक प्राथमिक अमीन बनता है जिसमें एक कार्बन कम होती है। गैब्रिएल थैलेमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक का उपयोग किया जाता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोटीन की इकाई कौन सी है? प्रोटीन किस चीज से बना होता है? अमाइनो एसिड से। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का रूप कौन सा पॉलीसेकेराइड है? स्टार्च। स्टार्च पौधों में कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है स्टार्च के रूप में। पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? पेप्सिन। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? स्टार्च। इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बेकेलाइट। इनमें से कौन सा समबहुलक है? समबहुलक जो एक ही तरह के मोनोमर से बना हो, यानी कि इसमें कौन है? नायलॉन 6, इसमें 2 तरह का मोनोमर होता है। ब्यूना इसमें भी 2 तरह का होता है। बेकेलाइट में भी 2 तरह का। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा समबहुलक। इसमें होता है विनाइल क्लोराइड, उसी से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। एक ही तरह का मोनोमर होता है, इसलिए ये हो जाएगा समबहुलक। इनमें से कौन सा इलास्टोमर है? देखिए, इलास्टोमर कहते हैं जिसको खींचा जा सके, इलास्टिक नेचर का हो। ब्यूना एन, ये एक रबर होता है जिसके कारण ये इलास्टिक नेचर का होता है। इनमें से कौन सा कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ? कृत्रिम मिठास यानी आर्टिफिशियल शुगर पूछ रहा है। आर्टिफिशियल शुगर कौन कौन से आर्टिफिशियल शुगर होते हैं? एक होता है अस्पार्टेम, एलिटेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अस्पार्टेम दिया हुआ है तो अस्पार्टेम हो जाएगा। और भी होते हैं। दर्द कम करने वाली दवाई को क्या कहते हैं?
एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहते हैं दर्द को। एंटीपायरेटिक ये होता है बुखार के लिए, बुखार कम करने वाली दवाई को हम लोग कहते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक ये होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर। ट्रांक्यूलाइजर ये होता है मस्तिष्क के लिए। इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है, यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है? सोडियम बेंजोएट ये होता है, पोटेशियम मेटासल्फेट एक है, स्कॉर्बिक अम्ल ये भी होता है, पैरासीटामोल अच्छा पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट ये होता है, पैरासीटामोल ये नहीं होता है। पैरासीटामोल ये तो दवाई है, ये नहीं होता है, जो नहीं होता वही पूछा था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 66 है, कठोर जल में कपड़ा साफ करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? साबुन नहीं, साबुन यूज नहीं किया जाता। कठोर जल में साबुन कार्य नहीं करती है, अपमार्जक कार्य कर जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जो है इलेक्ट्रोड के रूप में कैसे उपयोग करें, इसके साथ कुछ ना कुछ जो एक धातु ले लेते हैं, तो ये जो धातु होता है ये उस रिएक्शन में अभिक्रिया नहीं कर रहा होता है, पर हाइड्रोजन उसी में चिपका रहता है, हाइड्रोजन ही रिएक्शन करेगा, तो ये जो रहता है इसको हम लोग कह देते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड। तो देखिए इसकी क्या क्या खूबी होती है? यह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह सही बात है। ये ऑक्सीकरण या अपचयन के लिए सतह प्रदान करता है, ये जो धातु होता है ये सतह प्रदान करता है, ये भी सही है। ये इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सतह प्रदान करता है, ये भी सही बात है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह पर नहीं, यहाँ पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो आपको पूछा तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 68 नंबर है, एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल में कौन सा कथन दिया हुआ है कि कौन सा सही है? तो चतुष्कोणीय में क्या होता है, दो एजेस तो बराबर होते हैं, ए बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श विलयन के लिए गलत है? देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, ये सही बात है। डेल्टा वी यानी आयतन का चेंज जो है वो भी 0 होगा, ये भी सही बात है आदर्श विलयन के लिए। डेल्टा पी ये भी 0 होगा, ये भी सही बात है आदर्श विलयन के लिए। डेल्टा जी नहीं, ये गलत है, तो आपको गलत पूछा था, तो यही हो जाएगा। कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही है? दर और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कह रहा है, कौन सा सही है? तो दर और कंसंट्रेशन के बीच प्रथम कोटि की ग्राफ अगर बनाए तो ये होता है प्रथम कोटि के लिए और ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो प्रथम कोटि के लिए ये वाला सही है, यह है जीरो ऑर्डर के लिए।